दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास हमारी थी सेल के बारे में। ऑल्टरिज सेल क्या होती है, उसके बाद में हमने जीवित कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक और लेवेनहुक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में बात करें तो सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने जीवों को जो है 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था कोशिका की संख्या के आधार पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो सेल है वो 2 टाइप से किस प्रकार से प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होती है उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। उसी के साथ में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। दोनों के बीच में हम डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेल बायोलॉजी की 2nd क्लास है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल को हम पादप कोशिका कहते हैं बेटा, पादप कोशिका। एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहा जाता है। दोनों के बीच में हमें डिफरेंस यहाँ पर देखने हैं। बात करेंगे हम कैरेक्टर की या लक्षण की। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में होते हैं। या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल से एनिमल सेल किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ पर। सबसे पहली बात अगर हम करें तो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपको प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को दिखाया जाएगा। और देखिए इसमें कौन कौन सी संरचनाएं यहाँ पर मौजूद होती है तो उन सभी की हम बात करने वाले हैं। देखिए ये है हमारा न्यूक्लियस और इधर बात करें अगर एनिमल सेल की तो इस प्रकार से आपको संरचनाएं ध्यान रखनी है, अपने को समझना है सिर्फ यहाँ पर, है ना। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है इस प्रकार से, और भी बहुत सारे कोशिका। ये है साइटोप्लाज्म, है ना, इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर जिसको कहते हैं। ये है आपके पास में सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। और ये है आपके पास में वैक्यूल, ठीक है, रिक्तिका जिसको हम कहते हैं। और भी बहुत सारे कोशिकांग इसके अंदर मिलते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी मिल जाएगा आपको, राइबोसोम मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर ER मिल जाएगा, इसके अंदर लाइसोसोम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको और भी बहुत सारे कोशिकांग जो है देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर की और जो आवरण होता है उसे सेल ओल कहते हैं, और जो बाहर से अंदर की तरफ जो आवरण होता है उसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है वो परिधि में होता है हल्का सा, क्योंकि इसके अंदर जो रिक्तिका होती है, जो वैक्यूल होता है, जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। और सेंटर में होता है वैक्यूल। बड़ा होने के कारण जो न्यूक्लियस की स्थिति है वो परिधीय भाग में चली जाती है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में रहता है, सेंटर पार्ट के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल छोटा होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ER हो गया, ठीक है। गोल्जी बॉडी की जगह पे इसमें डिक्टियोसोम मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है, ER इसमें पाया जाता है, ठीक है। वैक्यूल होता है, मेम्ब्रेन होता है, माइक्रोविलाई नहीं होती है, बस इसके अंदर सेल ओल जो है पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कौन कौन से इसके अंदर और बाकी के कैरेक्टर हैं। ये तो हमने स्ट्रक्चर के तौर पे देखा है, लेकिन फर्स्ट जो कैरेक्टर आपके सामने आता है बेटा वो आता है सेल ओल का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट की जो सेल ओल है वो किसकी बनी हुई होती है और क्या प्लांट के अंदर सेल ओल पाई जाती है, तो जी हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है, सेल ओल प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल ओल एब्सेंट होती है। कैसी होती है, एब्सेंट होती है।
ठीक है। प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है तो किसकी बनी हुई होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की जो है प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है। दूसरे नंबर पे आपके पास में लक्षण आता है इसका पादप और एनिमल सेल का, और दूसरा लक्षण हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि इसके अंदर के जितने भी कोशिकांग हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी को एक स्थिति प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन, आपने नाम सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली है एक प्रकार की। तो ये क्या करती है, अपने अंदर से कुछ स्पष्ट या हम कहते हैं विशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, अपने अंदर से जाने देती है या आने देती है। और आपकी जो प्लांट की जो बाह्य बॉडी है उसको कठोरता प्रदान करने का काम कौन करती है, सेल वॉल करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर पे आपके पास में जो न्यूक्लियस है उसकी स्थिति क्या हो सकती है, ठीक है। न्यूक्लियस कहां पर होता है, इसकी स्थिति क्या हो सकती है इस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस की स्थिति कहां पर होती है, परिधीय भाग में, पेरिफेरल जो पार्ट है, परिधीय भाग में, पेरिफेरल जो पार्ट है उसके अंदर इसकी स्थिति होती है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। लेकिन एनिमल सेल की अगर आप बात करें अगर अपन, तो ये केंद्रीय भाग में होती है। कहां पर बेटा, केंद्रीय भाग के अंदर इसकी स्थिति होती है, सेंटर पार्ट के अंदर न्यूक्लियस की स्थिति एनिमल सेल के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है वैक्यूल। और वैक्यूल की स्थिति की बात करें तो वैक्यूल जो है इसके अंदर साइज की बात करें तो इसके अंदर बड़ी होती है, और बड़ी होने के कारण ही जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा परिधि की तरफ खिसक जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो वैक्यूल की साइज होती है वो कैसी होती है बेटा, छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड मतलब लवक देखिए प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लवक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। लवक एनिमल सेल के अंदर कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि आपको याद रखना है। अपवाद क्या है कि जो युग्लिना होता है बेटा, जो युग्लिना होता है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि युग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है तो फिर इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना। तो अपवाद के रूप में ध्यान रखना है आपको। और लवक जो है हम 3 प्रकार के देखते हैं जनरली। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला है आपके सामने क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है बेटा ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद में आता है आपके पास में क्रोमोप्लास्ट, देखिए क्लोरो जो प्लास्ट होता है ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस इसके द्वारा होती है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फूड स्टोरेज करता है, भोजन का संग्रहण जो है ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है पादपों के अंदर, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट है ये रंग प्रदान करने का काम करता है, पादप की जो पंखुड़ियां वगैरह होती है, जो पादप का जो फूल वगैरह होता है, ठीक है, इसकी जो आकृति होती है, इसके अंदर जो रूट होती है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है, इन सबको जो कलर अलग अलग प्रकार के जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा दिए जाते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको सारी बातें। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 6 पॉइंट की तरफ चले तो 6 पॉइंट आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 पॉइंट आपके सामने आता है गोल्जी बॉडी। क्या, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो क्या प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, तो बात कर लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है जिसको हम हिंदी में गोल्जिकाई कहते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है बेटा। क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके अंदर गोल्जी बॉडी की जगह पे क्या पाया जाता है, डिक्टियोसोम पाया जाता है, डिक्टियोसोम पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर गोल्जी बॉडी जो है प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, प्रेजेंट होती है।
बात करें नेक्स्ट 7 पॉइंट की, और 7 पॉइंट आपके सामने जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का होता है और किस प्रकार से होता है, और एनिमल सेल के अंदर किस टाइप से होता है। तो सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन की बात करें पादप कोशिका के अंदर, तो पादप कोशिका के अंदर दो कोशिकाओं के बीच में एक प्लेट बन जाएगी, है ना, मेटाफिजिक प्लेट जिसको कहते हैं, और उस प्लेट के द्वारा ही क्या होगा, प्लांट सेल का डिवीजन होगा। प्लेट द्वारा प्लांट सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल बन जाएगी यहाँ पर प्लेट के द्वारा। इसके अंदर बात करें तो खांच या जो स्लॉट होता है उसके द्वारा, खांच विधि द्वारा जो एनिमल सेल है वो दो एनिमल सेल के अंदर बढ़ जाएगी। जिस प्रकार ये एक प्लांट सेल है, इसमें इस प्रकार से एक प्लेट बन जाएगी, ठीक है ना, और इस प्लेट के द्वारा दो क्या बन जाएंगे, दो प्लांट सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। और खांच विधि की बात करें तो इस प्रकार से आपके पास में ये सेल्स हैं, इसमें खांच बन जाएगी और एक खांच अंत में जाकर अलग अलग हो जाएगी, जिससे आपके पास में दो प्लांट सेल नजर आएगी, ठीक है। तो आप इस चीज को भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो संचित भोजन है प्लांट के अंदर किस रूप में होता है और एनिमल के अंदर किस रूप में होता है। तो संचित भोजन की बात करें, संचित भोजन की बात करें तो संचित भोजन जो है प्लांट के अंदर तो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। और एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर जो है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का स्टोरेज होता है, ठीक है। यहां तक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर जो लाइसोसोम होता है बेटा, लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करें अगर प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईआर, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ईआर जो है पादप कोशिका के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन, ईआर। नेक्स्ट बात करें तारककाय या सेंट्रियोल, तारककाय या सेंट्रियोल। देखिए तारककाय जो सेंट्रियोल होता है, ये जब कोशिका वृद्धि करती है तो ये तर्कुतंतु बन, जो तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है सेल डिवीजन के समय वो तारककाय से ही होता है। तर्कुतंतुओं का निर्माण किससे होता है, तारककाय के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर कैसी होती है, तो ध्यान रखना है लोअर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर तो प्रेजेंट होता है, लोअर प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट होता है, और वो हायर प्लांट होते हैं, उच्च स्तरीय पादप होते हैं, उनके अंदर तारककाय एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर तारककाय प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली यहाँ पर आपको एब्सेंट दिखाई देगा, ठीक है। जनरली यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, और पॉइंट क्या है कि जब प्लांट सेल के अंदर सेल से सेल में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो एक संरचना के द्वारा होता है, और उस संरचना का या सेल टू सेल परिवहन, पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्लांट के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा नाम ध्यान रखना है। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा क्या होता है, सेल टू सेल पदार्थों का परिवहन होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर ध्यान रखना है डेस्मोसोम के द्वारा क्या होता है, पदार्थों का परिवहन देखा जाता है, ठीक है ना। ये हमने प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में कुछ यहाँ पर लक्षण देखे हैं, कैरेक्टर देखे हैं। यहाँ से आपको जैसे कि गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहा जाता है, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सेल टू सेल के बीच में परिवहन प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा किसमें होता है, पादप कोशिका में होता है, और इसमें एनिमल सेल के अंदर सेल टू सेल जो पदार्थों का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, डेस्मोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ से आगे की बातें हम करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है उसका क्या रोल है और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिख लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल, ठीक है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है, समझते हैं। यहां पर ये है आपके पास में प्रोकैरियोटिक सेल और यहां पर है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन शब्दों को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब आदि प्रकार का, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, यहां से ध्यान रखना है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या आदि प्रकार का। आदि प्रकार का क्या, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, आदि प्रकार का क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। मतलब विकसित, अल्प विकसित प्रकार का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा प्रकार का, अल्प विकसित प्रकार का न्यूक्लियस, अल्प विकसित प्रकार का केंद्र, ठीक है। इधर बात करें तो यू मतलब होता है सुविकसित, मतलब वेल डेवलप्ड, सुविकसित। कैरियोटिक मतलब वही केंद्रक, मतलब जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और इधर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। एक नाम और आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दे दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको एक नाम और दे दिया जाए कि ससीम केंद्र की किसे कहते हैं और असीम केंद्र की किसे कहते हैं, तो ये नाम ध्यान रखना है आपको। ससीम केंद्र की किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक को, और असीम केंद्र की किसको कहते हैं, असीम केंद्र की। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक तो असीम केंद्र की और यूकैरियोटिक को ससीम केंद्र की। सुविकसित मतलब स से स ध्यान रख लेना, ठीक है। और इधर तो आपको अल्प से क्या ध्यान रखना है, अल्प ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर अपन सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के कौन कौन से एग्जाम्पल है, मतलब कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से ऐसे जीव है जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उदाहरण कौन कौन से हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि मोनेरा जो जगत है, मोनेरा जगत इसके अंदर आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद में प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके पास में जीवाणु आता है, जीवाणु आता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, जिसको हम साइनो जीवाणु कहते हैं, साइनो जीवाणु। उसके बाद में इसी के अंदर माइकोप्लाज्मा आ जाता है, ठीक है। तो ये मोनेरा जगत पूरा का पूरा और जीवाणु आ जाता है। उसके बाद में बीजीए साइनो जीवाणु आ जाता है और उसके बाद में क्या आ जाता है आपके पास में माइकोप्लाज्मा जाता है। ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक की बात, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर ध्यान रखना है, अधिकांश जो एल्गी होती है, एल्गी मतलब शैवाल, अधिकांश जो फंगाई होती है वो भी इसी के अंदर आता है। प्रोटिस्टा इसी के अंदर आता है ना, प्रोटिस्टा इसी के अंदर आता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें आगे तो कुछ जो एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स और प्लांट, एनिमल्स व प्लांट्स भी इसी के अंदर आते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं और जितने प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, यूकैरियोटिक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में बात करें तो जितने भी कवक हो गए, फंगाई होगी, है ना, फंगाई हो गया, एल्गी मतलब शैवाल हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। प्रोटिस्टा के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डाइटम हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गया, है ना, डाइटम हो गया, डाइटम हो गया, डाइनो फ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गए, डाइटम हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गए। और उसके बाद में प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, है ना, प्रोटोजोआ, अमीबा और यूग्लिना इसी के अंदर आता है ना, प्रोटोजोआ भी इसी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से है या यूकैरियोटिक के उदाहरण कौन कौन से हैं, शैवाल, कवक, प्रोटिस्टा, सभी पादप और जंतु, डाइटम और डाइनोफ्लेजिलेट्स और प्रोटोजोआ, ठीक है, इसके अंदर अमीबा आता है। बात करते हैं पहला लक्षण की कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले आपको लक्षण ध्यान रखना है आकार का, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनका आकार और यूकैरियोट्स का आकार कितना होता है। तो 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है, मतलब ये छोटा होता है, साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। इधर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर 5 से
20 माइक्रोन का होता है, मतलब ये कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आकार ध्यान रखना है, 0.1 से 5 माइक्रोन तक प्रोकैरियोट्स होंगे और 5 से 20 माइक्रोन तक यूकैरियोट्स होंगे। बात करते हैं जीव द्रव्य की जो झिल्ली है उसकी मोटाई कितनी हो सकती है। जीव द्रव्य की झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली की मोटाई की बात करें तो यहां तो आपको ध्यान रखना है कितना, 40 से 50 एंगस्ट्रॉम। कितना ध्यान रखना है, 40 से 50 एंगस्ट्रॉम। और इधर ध्यान रखना है आपको यूकैरियोट्स के अंदर 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। कितना, 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो एब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग की हमने बात कर ली। बात करते हैं अब केंद्रक, किसकी बात करते हैं, केंद्रक। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और उसके बाद में आ जाता है केंद्रिका, और उसके बाद में जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एक एक चीज को समझना, ये सारे पॉइंट है यहाँ पर अच्छे से समझेंगे अपन। देखो केंद्रक है, केंद्रक इसके अंदर सुविकसित प्रकार का नहीं होता है, मतलब अल्प विकसित प्रकार का होता है। अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक होने के कारण इसके केंद्रक को क्या कहा जाता है, जीनोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोफोर कहा जाता है। ठीक है, अल्प विकसित केंद्रक होने के कारण इसकी केंद्रक को क्या कहा जाता है, जीनोफोर कहा जाता है, या इसे को यहाँ कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो यहाँ पर तो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं ये, इसीलिए यहाँ पर केंद्रक को क्या कहा गया, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर केंद्रिका एब्सेंट होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। तो इसके कारण देखो ये केंद्रिका है, केंद्रिका जो है राइबोसोम का निर्माण करती है। केंद्रिका किसका निर्माण करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। जब केंद्रिका प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं है तो फिर बताओ राइबोसोम कौन बनाएगा, राइबोसोम कौन बनाएगा, राइबोसोम का निर्माण कौन करता है भाई, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। कोशिका द्रव्य में जो है प्रोकैरियोट सेल के अंदर राइबोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रिका एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट होती है। बात करें एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर सभी कोशिकांग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम का निर्माण है वो कौन करेगा, केंद्रिका करेगा। कौन करेगा, केंद्रिका करेगा। मतलब सारे कोशिकांग क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद में 5 पॉइंट से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर का पॉइंट। इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं, वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट करते रहना, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीजें हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो सेल ओल है, सेल ओल की क्या कंडीशन है। 5वें पॉइंट पे हम बात करते हैं सेल ओल। सेल ओल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में सेल ओल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में तो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा में तो सेल ओल कैसी होती है बेटा, एब्सेंट होती है। जबकि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेल ओल पाई जाती है, मतलब प्रेजेंट होती है, और जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रह जाएगी। बिल्कुल जी हाँ। बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोटिक के अंदर देखिए प्लांट आते हैं, एनिमल है, और इसके अंदर क्या है, फंगाई है। ठीक है, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं और फंगाई आते हैं। प्लांट के अंदर बात करें तो वही सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। एनिमल के अंदर सेल ओल एब्सेंट होती है, और इसके अंदर
फंगाई या कवक के अंदर काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पर क्रोमोसोम की जो स्थिति है वो क्या है। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन तो इसमें एब्सेंट होती है ना, प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्रोमोसोम इसके अंदर सिंगल होता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है कि जो डीएनए है वो कैसा होता है। डीएनए की बात करें, डीएनए तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है इसमें पाया जाता है। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, वृत्ताकार डीएनए इसके अंदर मिलता है। और आपको पता है वृत्ताकार जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, इसका हम प्लाज्मिड के रूप में उपयोग करते हैं या वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, प्लाज्मिड के रूप में या वाहक के रूप में इस डीएनए का उपयोग किया जाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसके अंदर जो डीएनए है वो बिखरा हुआ होता है, डिफ्यूज होता है। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है, रेखीय, सरल रेखीय डीएनए होता है, सरल रेखीय डीएनए। देखिए इसके अंदर जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है, इसीलिए बिखरा हुआ होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आबद्ध होता है या बिखरा हुआ होता है, तो बिखरा हुआ होता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इधर बात करें तो इधर झिल्ली आबद्ध होता है, झिल्ली, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए जो सरल रेखीय डीएनए है वो इसके अंदर झिल्ली आबद्ध रूप में पाया जाता है, बिखरा हुआ नहीं होता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जाता है जनन। प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कायिक जनन होता है व अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, कायिक जनन व अलैंगिक जनन। संयुग्मन विधि के द्वारा इसमें होता है, क्योंकि इसमें नर गैमेट और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जुड़ जाते हैं। इधर बात करें तो इधर तीनों ही जनन होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। कायिक होता है, लैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है, और अलैंगिक मतलब असेक्सुअल होता है। ठीक है, तीनों प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विभाजन की। तो विभाजन की बात करें, इसके अंदर जो कोशिका विभाजित होती है वो कौन से विभाजन के द्वारा होती है, तो सेल डिवीजन कौन सा होता है। इसके अंदर सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक के अंदर असूत्री सेल डिवीजन होता है। कौन सा, असूत्री विभाजन। ठीक है, जबकि बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोटिक के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 10 पॉइंट्स की, और 10वें नंबर का जो पॉइंट है आपके सामने वो आएगा रिक्तिका। वैक्यूल जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर वैक्यूल जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल मतलब रिक्तिका। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक में वैक्यूल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही है। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर जो राइबोसोम की संख्या है वो किस टाइप से रहती है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप का होता है, 50 + 30 उपिकाई से मिलकर, जबकि उसके अंदर कैसा होता है, 80S टाइप का होता है। इसके अंदर 70S टाइप का होता है, उपिकाई होती है 50S + 30S। ठीक है, इसके अंदर बात करें यूकैरियोटिक के अंदर तो 80S प्रकार का होता है, उपिकाई 60S + 40S, इस प्रकार से राइबोसोम पाए जाते हैं।
ठीक है। ये जो राइबोसोम होते हैं, जैसे आप यहाँ पर 50 + 30 80 कर देते हो, लेकिन 80 नहीं होगा, ये अपने यहाँ पर घनत्व जो डेंसिटी होती है उसके आधार पर जुड़ते हैं और 70 इस प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम की। या लाइसोसोम की बात ना करके अपन बात करते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है, और एब्सेंट होता है तो इसके अंदर जो श्वसन की क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की जगह पे इसमें पाया जाता है मीजोसोम। क्या पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर? मीजोसोम पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। ठीक है, श्वसन से संबंधित जितनी क्रियाएं होती है, एटीपी निर्माण करना, वो सारी क्रियाएं, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम बैक्टीरिया के अंदर किसका होता है? मीजोसोम का। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या प्रोकैरियोट सेल के अंदर होता है या यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। मतलब इसमें तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, मतलब इसमें एब्सेंट होता है। इसमें कैसा होता है? एब्सेंट होता है। बात करें फ्लैजिला की। नेक्स्ट आपके सामने आता है फ्लैजिला। इसी को हिंदी में कहते हैं कशाभिका। कशाभिका की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर 0+1 व्यवस्था पाई जाती है। 0+1 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था, सूक्ष्म नलिकाओं की क्या पाई जाती है? नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। देखिए 0+1 ये परिधीय भाग में एक भी प्रकार की सूक्ष्म नलिका नहीं होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती है, जबकि केंद्रीय भाग में एक सूक्ष्म या एक केंद्रीय तंतु पाया जाता है। ठीक है ना, एक केंद्रीय क्या पाया जाता है? तंतु पाया जाता है। और जो एक केंद्रीय तंतु है या केंद्रीय तंतु है, ये कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। केंद्रीय तंतु चाहे कितने भी हो, चाहे वो यूकैरियोटिक के अंदर हो चाहे प्रोकैरियोटिक के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो, केंद्रीय तंतु हमेशा फ्लैजिलिन प्रोटीन से ही बनेंगे। परिधीय प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर परिधीय प्रोटीन एब्सेंट है। इधर बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, इसके अंदर 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। 9 यहाँ पर परिधीय है, परिधीय तंतु है, और जो 2 हैं वो केंद्रीय तंतु है। केंद्रीय तंतु है। ठीक है, केंद्रीय तंतु है। मैंने आपको बताया कि केंद्रीय तंतु तो किससे बनते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनते हैं, जबकि जो परिधीय तंतु हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। कौन सी प्रोटीन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इससे संबंधित फ्लैजिला हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में और भी बहुत सारे यहाँ पर लक्षण हैं जिनकी बात हम बारी बारी से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि जो इनमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है, मतलब जो पदार्थ अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, वो किस प्रकार से कौन सी विधि के द्वारा जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जाता है 16 पॉइंट है, और इसके अंदर बात करें तो एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, जैसे कि देखो एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है पदार्थों को बाहर निकालना, है ना, और एंडोसाइटोसिस मतलब होता है पदार्थों को अंदर ग्रहण करना। एंडोसाइटोसिस 2 तरीके से हो सकता है, एक तो तरल पदार्थों का अंदर ग्रहण करना जिसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और एक ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना जिसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसके अंदर क्या एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पाया जाता है, तो इसके अंदर तो एब्सेंट होता है।
कैसा होता है, एब्सेंट होता है। जबकि इसके अंदर यूकेरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, दोनों क्रियाएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर पे। और 17 नंबर में कुछ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गया। उसके बाद में आपसे पूछा जाए तो जो तारकाई है सेंट्रियोल, तारकाई हो गया, हाँ तारकाई, ER, गोल्जी बॉडी, और लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम, लवक, ठीक है, लवक हो गया। तो ER, गोल्जी बॉडी, तारकाई, लाइसोसोम, लवक, ये सारे के सारे जो कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये सारे हमने एक एक करके सभी कैरेक्टर को देखा है। ठीक है, लगभग 17, 18, 19, 20, 22 के लमसम ये कैरेक्टर आपके सामने आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के संदर्भ में। तो हमने देखो अभी तक जो क्लास है उसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर सेल जो टॉपिक है उसको कवर किया है, उसके बारे में जनरल बातें हमने सीखी है। उसके बाद में सेल थ्योरी की बात की थी। सेल थ्योरी के बाद में हमने प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया है। पादपों या फिर जंतुओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि कौन कौन से इसके अंदर कैरेक्टर हैं। एक एक जो स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उन सभी के बारे में अभी हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। अभी सिर्फ हमने डिफरेंस की बात की है। ठीक है, तो हमने आज जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात की है और प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंस देखे हैं। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और आपके लिए अच्छी नई क्वालिटीज की वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता रहूं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।